हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा पेपर यूके ट्रिपल एससी के पैटर्न पर जो जीएस के क्वेश्चन आ रहे हैं, खासकर पॉलिटिकल साइंस के, उनको लेकर के। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में आपके क्वेश्चन देखने में जितने सरल लगते हैं या हम पढ़ते समय उन्हें जितनी आसानी से समझ जाते हैं, उतना ही ज्यादा आपके वहां पर पेपर में वो कंफ्यूज करते हैं और उसके कारण गलतियां होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसी को दृष्टिगत रखते हुए हमने आज का पेपर आपका पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चनों का बनाया है कि किस किस तरीके से वो पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन बना सकता है। बाकी जो सिलेबस है उसको भी हमने कवर करने का प्रयास किया है। तो जो आपके पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन आपके जीएस में आ रहे हैं 7-8 क्वेश्चन, उन्हें कैसे टैकल करना है, क्योंकि अगर पॉलिटिकल साइंस एक बार सही ढंग से पढ़ा जाए तो आपके उसमें अधिकतर नंबर लाने की संभावना बन जाती है। तो उसी को आपके आपने उस हिसाब से अपना उसे तैयार करना है ताकि किसी भी तरीके से उसमें नंबर ना कटे। तो पॉलिटिकल साइंस वाला पोर्शन आपका कैसे 100% हो या अधिक से अधिक क्वेश्चन उसमें अटेम्प्ट हो और सारे सही भी हो, तो इसके लिए आपको निश्चित तौर पर कुछ बहुत प्रैक्टिस उसमें करनी पड़ेगी। उसी को लेकर के हमारा ये प्रश्न पत्र है। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके, वीडियो पर कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन इसमें सूची वाला है। देखो, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें अनुच्छेद 32 में जो आपके सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के संरक्षक के तौर पर जो रिट जारी करने की शक्ति है 5 प्रकार की, उन रिट और उन रिटों का उद्देश्य आपका मिलान करने के लिए दिया गया है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कि किसी भी आपके बंदी बनाए गए व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना, यानी कि प्रत्यक्षीकरण, उसे दिखाइए कौन है वो, क्यों बंदी बनाया गया है, उसके पीछे के कारण क्या है। इसलिए 24 घंटे के अंदर पुलिस या प्रशासन जो भी आपका किसी व्यक्ति को बंदी बना लेता है उसे न्यायालय के समक्ष पेश करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा, व्यक्तिगत रूप से किसी को प्रस्तुत करने के लिए दिया गया आदेश, किसी के प्रस्तुतिकरण के लिए दिया गया आदेश। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण का मतलब होता है कि जो आपका सर्वोच्च न्यायालय होता है वो अधीनस्थ न्यायालय यानी कि हाईकोर्ट को यह आदेश जारी करता है कि वो अपनी सीमाओं का उल्लंघन ना करें। उत्प्रेषण का मतलब है जो आपके किसी न्यायालय को अपने अधिकार सीमा से ना लागने के निर्देश। परमादेश, परमादेश का मतलब सबसे बड़ा आदेश है, यानी कि किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच की कार्यवाही करना, क्या किसी भी सार्वजनिक अधिकारी को कर्तव्य पालन के लिए क्या करना, आदेश देना। मतलब कोई व्यक्ति यदि सार्वजनिक कर्तव्यों के पालन में हिला हवाली कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो अगर कोर्ट ने कह दिया, जैसे आप मान लो यूके ट्रिपल एससी के रिजल्ट के विरुद्ध कोर्ट में चले जाते हो और आपकी बात सही जानी जाती है, तो कोर्ट एक आदेश दे देगा उसको कि ये करिए, तो ये परमादेश है, यानी कि उसको करना अनिवार्य है। नहीं करेगा तो कोर्ट की अवमानना का अलग से केस बनेगा, तो उसको बोलते हैं परमादेश, सबसे बड़ा आदेश। इसकी अवहेलना आप नहीं कर सकते। अधिकार प्रेच्छा, जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर अतिक्रमण कर लेता है तो उस व्यक्ति की वैधता जांचने के लिए जो रिट जारी की जाती है उसे कहा जाता है अधिकार प्रेच्छा। तो 1 का 1, 2 का 4, 3 का 2, 4 का 3, 1 4 2 3, इसका सही आंसर होगा 1 4 2 3, 1 4 2 3, डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। कथन है, भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। बिल्कुल सही है। इसके चुनाव में जनता भाग नहीं लेती है, बल्कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि आपके अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतदान का मतलब जहां पर जो आपका प्रत्याशी है उसे जनता खुद चुने, आम चुनाव जिसे बोलते हैं। लोकसभा का चुनाव आम चुनाव होता है, जनता खुद भाग लेती है। आपके विधानसभा का चुनाव आम चुनाव होता है, जनता खुद भाग लेती है। ग्राम सभा का चुनाव आम चुनाव होता है। क्षेत्र पंचायत के मेंबरों का चुनाव आम चुनाव होता है। जिला पंचायत के मेंबरों का चुनाव आम चुनाव होता है। मेंबर केवल जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष अप्रत्यक्ष विधि द्वारा चुने जाते हैं। वैसे ही भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उसमें जनता भाग ना लेकर के जनता के चुने प्रतिनिधि भाग लेते हैं, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे, अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष का मतलब जनता वोट दे रही है या नहीं दे रही है। सीधे जनता वोट दे रही है प्रत्यक्ष, और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि दे रहे हैं तो अप्रत्यक्ष। ये गुप्त मतदान और ओपन वोटिंग जैसा नहीं है। गुप्त मतदान तो सभी में होता है कि आप गुप्त तरीके से करें, ठीक है। ये आपका क्या है, यहां
ओपन मतदान भी हो जाता है कई बार राज्यसभा आदि के लिए आपके, लेकिन आपका क्या गुप्त और ओपन का मतलब वोट देने की प्रक्रिया है, जबकि वोट कौन दे रहा है उस प्रक्रिया को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में तोला जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में एमपी और एमएलए भाग लेते हैं, तो अप्रत्यक्ष हो गया। शासन की संसदीय व्यवस्था में राज्य का अध्यक्ष नाम मात्र का प्रमुख होता है। शासन की संसदीय व्यवस्था, जैसे हमारे देश में संसदीय शासन है, यहाँ पर वास्तविक शक्ति जो हमने संसद चुनी है उसके द्वारा जो सरकार बनी है उसकी प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद में निहित होती है, अध्यक्ष के पास नहीं। अध्यक्ष मतलब राष्ट्रपति के पास नहीं होती है। तो ये भी सही है। क्या ये इसका सही स्पष्टीकरण है? बिल्कुल सही स्पष्टीकरण है। क्यों? क्योंकि जिन अध्यक्षात्मक सरकारों में जनता सीधे अपना राष्ट्राध्यक्ष चुनती है वहां वास्तविक शक्ति भी उसी में होती है। जैसे अमेरिका में अध्यक्ष का चुनाव यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव जनता खुद करेगी और शक्ति भी उसी के पास होगी। हमारे जैसे जो आपके संसदीय प्रणाली वाले देश हैं उसमें अध्यक्ष का चुनाव ना तो जनता करती है और ना ही जनता उसे शक्ति क्या ग्रहण करवाती है, वो केवल कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान होता है। तो इसका मतलब ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है, स्पष्टीकरण भी है, तो इसका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा इसको समझना बहुत जरूरी है। निम्नलिखित में से किन राजनीतिक दलों द्वारा साइमन का बहिष्कार किया गया था? नीचे दिए गए कूट में से सही विकल्प का चयन कीजिए। साइमन कमीशन भारत में आपके जो भारत का संवैधानिक विकास है उसमें साइमन कमीशन एक बहुत महत्वपूर्ण आयोग है जिसने हमारे संवैधानिक विकास के क्रम को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन उसकी परिणति जो नेहरू रिपोर्ट बनी वो भारतीयों द्वारा संविधान बनाने की, खुद का संविधान बनाने का पहला प्रयास भी हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साइमन कमीशन का जो आपका विरोध कर रहे थे उसमें हिंदू महासभा भी था, मुस्लिम लीग भी था, राष्ट्रीय कांग्रेस तो थी ही जो साइमन का विरोध कर रहे थे। देखो जो आपका मद्रास की जस्टिस पार्टी थी और पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी थी, और इसमें मुस्लिम लीग का एक धड़ा, बहुत लोग नहीं थे, बहुत कम, जो आपका मोहम्मद सफी खां थे उसके नेतृत्व में एक धड़ा इनके साथ हो गया था। ये लोग, ये दोनों ऐसे थे जिसने सपोर्ट किया था साइमन को, साइमन का सहयोग किया था, साइमन ठीक है कहा था जिसने, वो जस्टिस पार्टी और यूनियनिस्ट पार्टी थे। हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, कांग्रेस ये सब विरोध कर रहे थे। तो इसने कहा है कि किन राजनीतिक दलों द्वारा साइमन कमीशन का विरोध किया था? इसमें से एक और तीन ने किया था, यही सही है। बाकी इन दोनों ने साइमन का सपोर्ट किया था, ना कि विरोध। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रता के अधिकार को राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया जा सकता है। 19 एक ऐसा मौलिक अधिकार है, वह तब निलंबित होता है जब भारत में आपका राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर दी गई हो। तो इसका मतलब यह है कि ये जो आपका 19 में दी गई स्वतंत्रताएं हैं ये तभी आपके प्रतिबंधित हो सकती हैं जब भारत का राष्ट्रपति भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपका राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दे। तो इसका सही आंसर होगा 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल लगा करके अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रता के अधिकार को निलंबित कर सकता है, खत्म नहीं कर सकता, निलंबित, सस्पेंडेड, मतलब जैसे ही आपातकाल खत्म होगा ऑटोमेटिक वो लागू हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के काल में दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ था? दल बदल जो हमारे देश में बहुत ही क्या है, दीमक की तरह आपका राजनीतिक जो सिद्धांत हैं उनको ताक में रख करके पूरे आपके राजनीतिक माहौल को खराब करता है, वो दल बदल के विरुद्ध आपका 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा आपका दल बदल विरोधी कानून लाया गया, जिसमें दल बदल करने वाले संसद और विधानसभा सदस्यों की योग्यता को खत्म कर दिया जाता है, यानी कि वो निलंबित, वो आपके उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। तो ये लाया गया था राजीव गांधी के काल में, 52वां अमेंडमेंट था, और 1985 में इस विधेयक को बहुत संघर्ष नहीं करना पड़ा क्योंकि सभी पार्टियां इससे आपके क्या परेशान चल रही थी, तो सभी ने इसका सपोर्ट करा और जिस दिन ये संसद में लाया गया उसी दिन पास हो गया। अगला क्वेश्चन है, यदि संविधान सभा मंत्री परिषद के किसी मंत्री, यदि विधानसभा मंत्री परिषद के किसी मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो क्या होगा? किसी भी एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा या लोकसभा में आपका प्रस्तुत होने वाला ऐसा प्रस्ताव है जो यह सिद्ध करता है कि संसद में जो मंत्री है, इस मंत्री की जो आपका सरकार बनी है उसके पास सदन में पूर्ण बहुमत नहीं है।
तो इसका मतलब यह होता है कि किसी एक मंत्री के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ेगा, पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, यदि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित हो जाए, देश के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया भी महाभियोग जैसी ही है, अगर वो पारित हो जाए तो क्या पारित होते ही वो उस पद से हट जाता है? नहीं, वो भारत के राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, क्योंकि उसने भारत के राष्ट्रपति के ही से द्वारा क्या करा है, नियुक्ति पत्र प्राप्त करा है, इसीलिए उसे हटाने का आदेश भी भारत का राष्ट्रपति देगा। महाभियोग प्रस्ताव जब पास हो जाएगा तो भारत के राष्ट्रपति एक क्या निकालेंगे, उसके लिए आपका हटाए जाने के लिए पत्र निकालेंगे, तभी उसको पद से हटाया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? 73वें संविधान संशोधन का उद्देश्य, 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण था, बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत में सत्ता के दो ही केंद्र थे, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। ग्रामीण क्षेत्रों तक भी आपके सब लोगों तक आपका सत्ता पहुंचे, अपने काम खुद कर ले, इसके लिए ही 73वां संविधान संशोधन लाया गया। इसका उद्देश्य राजनीतिक शिक्षा का प्रचार करना था। हर आदमी में राजनीतिक शिक्षा, राजनीति का मतलब वोट कौन कैसे देगा इसका मतलब नहीं है, राजनीतिक शिक्षा का मतलब है हमारा देश किस विधि के कानून द्वारा चलता है, विधि के द्वारा कैसे चलता है, संविधान क्या होता है, किसी भी आपके कानून को बनाने की प्रक्रिया क्या होती है, बहुमत क्या होता है, अपने प्रतिनिधि चुनने की प्रोसेस क्या होती है, ताकि एक स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण किया जा सके। इसके लिए राजनीतिक शिक्षा प्रचार करना अनिवार्य था। ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा इस उद्देश्य की पूर्ति भी की जानी थी। 73वें संविधान संशोधन का उद्देश्य ग्रामीण अवसंरचना का विकास करना था। इसमें जो निम्न स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र के, क्योंकि भारत गांव में बसता है, इसीलिए गांव का अवसंरचनात्मक विकास हो तो गांव के लिए ही आपका वित्त और प्रशासनिक पावर दी जाए, इसके लिए आपका पंचायती राज में प्रावधान किए गए थे। यही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और 73वें संविधान संशोधन का उद्देश्य दलगत राजनीति का विस्तार करना था। यह गलत है, दलगत राजनीति को तो दूर रखना है। इसीलिए आपने देखा होगा कि इसमें प्रधान चाहे या फिर जिला पंचायत चाहे किसी भी पार्टी के समर्थित आपके उसमें चुनाव लड़ रहा हो, लेकिन पार्टी का सिंबल किसी को नहीं मिलेगा। पंचायत में आपके सिंबल वो आपके जो चुनाव निर्वाचन आयोग है वो उसी समय देगा, कैंडिडेट को नामांकन कराने के बाद। सिंबल किसी को नहीं मिलेगा, किसी भी राष्ट्रीय दल का नहीं, राज्य स्तरीय दल का नहीं, पंजीकृत दल का नहीं। उसकी वजह यह है कि इसमें कहा गया था कि इसको दलगत राजनीति से दूर रखा जाए। अगला क्वेश्चन है कथन कारण। कथन ए, धन विधेयक संसद के निचले सदन में ही आरंभ होते हैं। बिल्कुल सही है, लोकसभा में ही आरंभ होते हैं धन विधेयक। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष को ही ये आपका निश्चित करने का अधिकार है कि कोई वित्त विधेयक धन विधेयक है या नहीं, उसका अंतिम निर्णय होता है। दूसरा, संसद का निचला सदन लोकप्रिय निर्वाचन सभा है, ये भी सही है। संसद का जो लोकसभा होता है निचला सदन, वो लोकप्रिय निर्वाचित सभा है, यानी कि इसमें लोकप्रिय भी है, लोगों द्वारा निर्वाचित है। तो क्या धन विधेयक संसद के निचले सदन में पारित किए जाने की वजह यही है कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में ही धन का नियंत्रण होना चाहिए? बिल्कुल सही है, क्योंकि राज्यसभा राज्यों के प्रतिनिधियों की सभा है, इसीलिए लोकसभा को ही अधिकार दिया गया है, क्योंकि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि उसी में जाते हैं। राज्यसभा में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं होते हैं। तो इसका मतलब ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। यहां थोड़ा चीजों को सही तरीके से समझना बहुत जरूरी होता है। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं? अनुच्छेद 15(1) आपको पता है, धर्म, जाति, मूल वंश, स्थान, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15(4) में लिखा गया है कि हमारे देश में अगर किसी भी तरीके से शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग पिछड़े हैं तो उनके लिए सरकार विशेष प्रावधान करेगी। ये अनुच्छेद 15 में दिए गए समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा और ना ही यह अनुच्छेद 29(2) में दिए गए संवैधानिक जो आपके संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है उसका उल्लंघन माना जाएगा। तो अनुच्छेद 20 सही है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता है, 16(1) में, और 16(4) में है जो लोग आपके क्या है, अति पिछड़े वर्ग से हैं, जिनका सरकारी आपके पदों में प्रतिनिधित्व कम है, तो उनके प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए उन्हें आरक्षण दिया जा सकता है। ये थोड़ा इससे डिफरेंट है। इसका सही आंसर 15(4) होगा।
कौन सा एक मंत्रिमंडल को उत्तरदायी बनाने का उपाय नहीं है? मंत्रिमंडल, किसी भी आपके मंत्रिमंडल को उत्तरदायी बनाने के लिए क्या करोगे आप, कि आपने काम किया या नहीं, तो प्रश्न पूछोगे। अगर मंत्रिमंडल सही काम नहीं करेगा तो आप निंदा करोगे, उसकी निंदा प्रस्ताव लाओगे। मंत्रिमंडल को कोई काम कराना है तो उसके लिए महत्वपूर्ण मुद्दे उसके सामने उठाने के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाओगे, तो ये भी सही है। अविश्वास प्रस्ताव ये काम कराने का तरीका नहीं, ये सरकार गिराने का तरीका है। सरकार को ये आपका अविश्वास प्रस्ताव यदि सदन में पारित हो जाए, लोकसभा में केंद्र की मंत्रिपरिषद के विरुद्ध और राज्य की मंत्रिपरिषद के विरुद्ध विधानसभा में, तो अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद सरकार को त्यागपत्र देना पड़ेगा, मंत्रिपरिषद को हटना पड़ेगा। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब, जैसे हमारे यहाँ बहुमत से सरकार बनती है, उत्तराखंड में 70 सीटें हैं तो 36 में सरकार बनेगी। अविश्वास प्रस्ताव तब लाया जाएगा जब किसी पार्टी के पास 36 से कम विधायक हो, तो दूसरा दल ये सिद्ध कर दे कि ये बहुमत में नहीं है, तो वह अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है और हटना पड़ता है। ये उसको उत्तरदायी बनाने का तरीका नहीं है। भारत में घटी प्रमुख घटनाओं को कालक्रम के अनुसार विन्यासित कीजिए। पृथक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का आरंभ, पृथक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व कब दिया गया? 1909 में, मॉर्ले मिंटो सुधार में। प्रांतों में द्वैत शासन 1919, चेम्सफोर्ड सुधार। रोलेट एक्ट 1919, लखनऊ पैक्ट 1916। तो इसका मतलब 1-4, इन दोनों में से पहले कौन सी घटना घटी हुई? रोलेट एक्ट की घटी, क्योंकि रोलेट एक्ट एक्चुअल में ये पास हो जाना था 1917 में। जो आपके एक न्यायाधीश थे सिडनी रोलेट, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसे सुझाव देना था कि भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी और आतंकवादी घटनाओं को सीमित कैसे किया जाए। तो उसने सुझाव दिया कि एक ऐसा कानून लाओ जिसमें किसी व्यक्ति को किसी आरोप में बंदी बना लिया जाता है तो फिर उसे छुड़ाने के लिए ना वो वकील कर सकता है, ना दलील कर सकता है और ना ही अपील कर सकता है। इसलिए उस व्यक्ति को कितने भी समय जेल में रखा जा सकता है। अगर लोगों के अंदर इसका भय व्याप्त हो जाएगा तो वो क्रांतिकारी और आतंकवादी घटनाएं करना छोड़ देंगे, क्योंकि अंग्रेजों के लिए तो आतंकवादी था, हमारे लिए तो लड़ाई थी वो आजादी की, लेकिन उनकी तरफ से वो आतंकवाद था। तो रोलेट एक्ट को 1917 में सिडनी रोलेट के उसके आधार पर 1919 में पारित कर दिया गया था। लेकिन ये पहले घटना घट गई और आपका द्वैत शासन प्रांतों में आपका चेम्सफोर्ड सुधार जब लागू हुए तो उसके बाद करा गया, तो 2 होगा। 1, 4, 3 और 2, 1, 4, 3, 2, इसका ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये 3 कथन दिए गए हैं। प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी नीति निर्देशक तत्व में वर्णित है। प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी नीति निर्देशक तत्व में आपका 43(1) में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निश्चित किया गया कि प्रबंधन में आपका मजदूरों की भागीदारी भी राज्य सुनिश्चित करे, केवल पूंजीपतियों का ही एकाधिकार नहीं होना चाहिए प्रबंधन में। मुफ्त कानूनी सहायता भी नीति निर्देशक तत्व में है, बिल्कुल सही है। 39(1) में आपका नीति निर्देशक तत्व में क्या है? आपका निशुल्क एवं समान विधिक सहायता राज्य उपलब्ध कराएगा अपनी जनता को। ठीक है, एक तरीके से देखा जाए तो आपका जो जनहित याचिका वगैरह है वो इसी के फलस्वरूप आपके अस्तित्व में आई। तो ये आपका, ये भी आपके 42वें संविधान संशोधन। पर्यावरण संरक्षण भी नीति निर्देशक तत्व में वर्णित है। 48 में राज्य या 48(1) में राज्य अपने पर्यावरण और वन्य जीवों का संरक्षण करेगा। यह भी 42वें संविधान संशोधन। तीनों सही है, 1, 2 व 3। अगला क्वेश्चन है, भारत में संसदीय सर्वोच्चता किस देश के संविधान से ली गई है? संसद की सर्वोच्चता यानी कि संसदीय शासन प्रणाली कहां से ली गई है? ब्रिटेन से। भारत में 1935 के भारत सरकार अधिनियम में ही वर्णित था ये, और वैसे ही संसदीय प्रणाली को हमने अपना लिया। संसदीय प्रणाली में होता क्या है? जनता द्वारा चुने गए संसद सदस्यों में से ही सरकार बनेगी और उस सरकार की जो कार्यपालिका है उसके जो आपके सदस्य हैं उन्हीं के पास वास्तविक शक्ति होगी, यानी कि प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद, वही है कार्यपालिका। और कार्यपालिका का जो प्रमुख होगा राष्ट्रपति, वो केवल आपका संवैधानिक प्रमुख होगा, वास्तविक शक्तियों को ग्रहण नहीं करेगा। यह संसदीय प्रणाली होती है। अध्यक्षात्मक सरकार में अध्यक्ष को जनता खुद चुनती है, यानी कि राष्ट्रपति को, जैसे अमेरिका में। उसका संसद से कोई लेना देना नहीं होता, वो संसद का मेंबर नहीं हो, समझ गया ना, नहीं होता है, और वो
उसके बिना भी राष्ट्रपति बन जाता है और शक्तियों को ग्रहण भी करता है। अपनी मंत्री परिषद में वो किसी भी ऐसे व्यक्ति को शामिल कर सकता है जो संसद का सदस्य नहीं है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। संसद का सदस्य नहीं है तो पहले तो मंत्री बनेगा नहीं, अगर बना भी लिया है तो 6 महीने तक रहेगा, 6 महीने बाद उसे संसद सदस्य बन करके आना पड़ेगा, नहीं तो उसकी सदस्यता अपने आप ही समाप्त हो जाएगी मंत्री परिषद। भारत में कलेक्टर का पद किसने सृजित किया था? कलेक्टर का पद सृजित किया था वारेन हेस्टिंग्स ने, क्योंकि वारेन हेस्टिंग्स ने जब बंगाल में द्वैत शासन समाप्त करके फार्मिंग सिस्टम लागू करा तो उसे जिले में आपका जो भू राजस्व है उसे कलेक्ट करने के लिए अधिकारियों की जरूरत थी, इसीलिए उसने जिले स्तर पर एक कलेक्टर जो राजस्व का आपका क्या कर सके, कलेक्शन करके राजकोष में जमा कर सके, ऐसे अधिकारी की नियुक्ति की, उसे हम कलेक्टर कहने लगे। बाद में आपका जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है 1793 में जब इसने स्थायी बंदोबस्त करा तो इस कलेक्टर के पास आपके कलेक्शन की शक्ति के अलावा इसने इसे शांति व्यवस्था बनाए रखने और छोटे मोटे जो आपके क्षेत्रीय न्याय होते हैं उनको करने की भी शक्ति दे दी। तब वो आपका जिला मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम कहलाना शुरू कहलाया। कलेक्टर पद यहीं से आया है, किससे? आपका वारेन हेस्टिंग्स के काल से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा था? वकीलों का स्वर्ग क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारतीय संविधान में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, कठोर है तो लचीला भी है, बहुत सारे आपके लोफोल्स ऐसे आ जाते हैं जिनके थ्रू वकील आसानी से आपके क्या संविधान की मनगढ़ंत व्याख्या करके अपने कार्यों को सिद्ध कर लेते हैं। इसीलिए आपका आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा था? इसे वकीलों का स्वर्ग कहा था। अगला क्वेश्चन है, किस आयोग का गठन केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन करने के लिए हुआ था? कि केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध है आपके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245 से लेकर के 300 तक जो आपके केंद्र और राज्यों के बीच संबंध हैं, जिसमें आपका वित्तीय संबंध आते हैं, प्रशासनिक संबंध आते हैं और विधायी संबंध आते हैं 3 श्रेणी में, तो वो ठीक नहीं चलते हैं। कभी राज्य आरोप लगाते हैं केंद्र में अलग अलग सरकारें हो तो कि हमारे साथ व्यवहार हो रहा है, हमारी सरकार गिराई जा रही है, कई सारी चीजें, राज्यपाल जबरदस्ती कर रहे हैं, तो इन सारी चीजों को लेकर के विवाद होता रहता है संघीय व्यवस्था में, क्योंकि आपका शक्तियों का क्या है, विभाजन है। केंद्र की शक्तियां अलग है, राज्यों की शक्तियां अलग है। केंद्र शक्तिशाली है तो कई बार केंद्र आपका जब आपके उसकी क्या होती है सरकार, उसकी पार्टी की सरकार राज्यों में नहीं होती है तो कई बार वो उन सरकारों को आपके बुरा ठहराने का प्रयास करता है, या राज्य सरकार केंद्र सरकार को बुरा ठहराने का प्रयास करता है कि उसके साथ सपोर्ट नहीं किया जा रहा है या उसके जो संसाधन है उनका वितरण समान तरीके से नहीं हो रहा है अन्य राज्यों के साथ, तो इसको लेकर के बहुत बहस होती है। तो पहले प्रशासनिक सुधार आयोग ने इसकी बात कही थी कि केंद्र और राज्यों के बीच आपके संबंधों पर इन चीजों में चीजें होनी चाहिए, तो उसके लिए सरकारी आयोग ने बहुत शानदार सिफारिशें दी थी। तो सरकारी आयोग तो आप जानते ही हो, बाद में एक मदन मोहन पुंछी आयोग बना है, वो भी इसी पर गठित किया गया था, जिसने आपका केंद्र राज्य संबंधों पर आपका अनुशंसाएं दी थी। 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में जोड़ी गई। 8वीं अनुसूची संविधान की मूल अनुसूची में ही थे, 8 अनुसूचियां आई थी संविधान में, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई। 8वीं अनुसूची में जब आपका शुरू में 14 भाषाएं थी, 15वीं भाषा जोड़ी गई सिंधी, 15वीं जोड़ी गई सिंधी। 21वां संविधान संशोधन था और 1967 में आपका सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया। फिर उसके बाद आपका कोंकणी, आपका नेपाली और आपके कोंकणी में नेपाली और मणिपुरी जोड़ी गए, 15-3-18 हो गए। फिर लास्ट में संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी जोड़े गए तो 22 हो गई। तो इस तरीके से 15वीं भाषा जुड़ी थी सिंधी। सार्क दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन क्या है? सार्क, साउथ एशियन रीजनल कॉरपोरेशन। सार्क मतलब हिमालय से नीचे को जो देश है दक्षिण एशिया, ठीक है, उन देशों का संगठन है। इसमें आपके कुल 8 सदस्य हैं, बिल्कुल सही है। वैसे तो साउथ एशिया में केवल 7 कंट्री आती हैं, लेकिन इसमें बाद में अफगानिस्तान को भी सम्मिलित कर लिया गया तो 8 हो गई है। वैसे अफगानिस्तान मध्य एशिया का देश है क्योंकि वो हिंदुकुश को या हिमालय को पार करने के बाद आता है। इसकी स्थापना 1985 में ढाका में हुई थी, ये भी बिल्कुल सही है। अफगानिस्तान इसका सदस्य 2003 में बना था, ये गलत है, 2003 में नहीं बल्कि 2007 में जब 14वां सम्मेलन हुआ था तो 14वें सम्मेलन में आपके अफगानिस्तान को 8वें सदस्य के रूप में इसमें सदस्यता दी गई थी।
सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है, बिल्कुल सही है ये भी, तो इसका सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्यसभा के संदर्भ में सही कथन है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन राज्यों की जनसंख्या के आधार पर किया गया, बिल्कुल सही है। समान सीटें नहीं है राज्यों को, जिसकी जितनी जनसंख्या उसको उतना प्रतिनिधित्व। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन राज्यों के विधायक करते हैं, बिल्कुल सही है। राज्य की विधानसभा में से ही आपका विधायकों द्वारा इनकी वोटिंग की जाती है। इसके 2/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। 1/3 सदस्य आपके हर साल अवकाश ग्रहण करते हैं अपना 6 साल पूरा करने के बाद, फिर दूसरे आ जाते हैं 1/3। अगले 2 साल बाद फिर 6 का कार्यकाल पूरा होता है 1/3 का, फिर उनकी जगह दूसरे आ जाते हैं। अगले 2 साल बाद आपके जिन्हें पहले ले रखा था जिन्होंने, उनको 6 साल हो जाते हैं। तो जब जब आपके हर 2 साल में 1/3 सदस्यों का 6 साल पूरा हो जाता है, वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनकी जगह नए सदस्य आ जाते हैं। तो इस तरीके से आपका ये गलत है, क्योंकि ये 2/3 नहीं बल्कि 1/3 होना चाहिए था। तो इसमें सही आंसर है 1 और 2 सही है। तो ये हमारा पॉलिटिकल साइंस का एक आपका नमूना था कि किस तरीके से आपके पॉलिटिकल साइंस में क्वेश्चन को कठिन बनाया जा सकता है, कंफ्यूजिंग बनाया जा सकता है, सरल क्वेश्चनों को भी। तो आप इसको देख करके इस तरीके से अपनी प्रैक्टिस करें कि किसी भी तरीके से पूछे, आपकी नॉलेज वेस्ट नहीं जानी चाहिए, सही जगह यूटिलाइज होनी चाहिए। बाकी अगर आप लोगों को डेप्थ में हमसे पॉलिटिकल साइंस मुझसे पढ़ना है, तो आप हमारा जो यूके पुलिस कांस्टेबल वाला बैच चल रहा है, उसमें अब हम आपके 2-3 दिन बाद पॉलिटिकल साइंस शुरू करने जा रहे हैं। आपका उत्तराखंड भी चल रहा है डेप्थ में, और उसके अलावा आपका हिंदी भी डेप्थ में चल रहा है, तो उसे आप ले सकते हैं हमारे ऐप एसएस स्टडी से। कांस्टेबल वाला जो है उसमें सब डेप्थ में चल रहा है, नाम कांस्टेबल है। बाकी सारा जितने भी आपके पेपर वनडे एग्जाम में है, जिनमें आपको लिखना नहीं होता है, उन सब के लिए उसमें तैयारी कराई जा रही, आप उसे ले सकते हैं। और बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।